बच्चों स्क्रीन दिख रहा है ना, आवाज भी आ रही है ना। लिमिटिंग रीजन पे आता, एक रिएक्शन लिखता हूं मैं। 2a + 3b गिव्स 4c + d। और ए के तुम्हें दे रखे हैं 3 मोल। ए के 3 मोल दे रखे हैं क्वेश्चन। तो गाइस मुझे बताओ बी के कितने मोल के साथ ये रिएक्ट करेगा। 9/2 मोल्स क्या, क्योंकि 2a 3b के साथ रिएक्ट करता है, तो 3a कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 3 × 3/2 विच इज 9/2। तो बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंजम्पशन ऑफ एस। समझो गाइस स्टेटमेंट को। बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंजम्पशन ऑफ ए पूरा खत्म हो जाए, उसके लिए बी कितना चाहिए बच्चों? 9/2। समझ में आया नहीं आया? अब आते हैं सी कितना फॉर्म होगा, बताना बच्चों। 2a से 4c बनता, तो 3 से कितना बनेगा? 6 मोल सी बनेगा। कोई डाउट यहां तक बच्चों? अब आते हैं डी फॉर्म। डी कितना होगा बच्चों? 3/2। कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन तुमने करे हुए, रिवर्स में भी जा सकते थे। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। 2 में मैं कह रहा हूं सी बना 3 मोल। दिस इज 2। ओके, ये 1 का आंसर है, A1। A2 पे आते हैं। अगर सी के 3 मोल बने तो डी के कितने मोल बने होंगे? 3/4 बने होंगे नहीं बने होंगे? 4c जब बनता है तो 1d बनता है, तो 3 मोल सी बनेगा, तो डी कितना बनेगा? 3/4। समझ में आ रहा ना आ रहा? 4c बनता तो उसके लिए ए कितना चाहिए होता? 2a। तो ए कितना रिक्वायर्ड होगा? विल बी 3/2, हाँ है ना। और बी रिक्वायर्ड कितना होगा? 9/4 और नॉट। 4 के लिए 3 चाहिए, तो 3 के लिए कितना चाहिए? 9/4। 4c होता तो 3b लगता उसके लिए। 3 मोल सी के लिए कितना बी चाहिएगा बच्चों? 9/4, हाँ है ना। कोई डाउट यहां तक? क्लियर हुई है चीजें नहीं हुई गाइस? अब सपोजिंग क्वेश्चन में तुम्हें मास दे रखा है इंस्टेड ऑफ मोल, तो मास से मोल निकालो और फिर कैलकुलेशन कर दो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? सपोजिंग तुम्हें दे रखा है ए के 3 मोल के बजाय उसने दे दिया क्वेश्चन में ए के 10 ग्राम थे। तो बताओ बी के कितने ग्राम लगेंगे, सी के कितने ग्राम लगेंगे, डी के मतलब सी के कितने ग्राम बनेंगे और डी के कितने ग्राम बनेंगे। बी कितना लगेगा और सी और डी कितना बनेगा। तो मास दे रखा है, सबसे पहले मोल निकाल लो, और फिर जैसे अभी हमने कैलकुलेशन करी है उसी तरीके से गेट योर आंसर। समझ आया नहीं आया? कोई डाउट किसी बच्चे को? याद मुझे समझ आ रहा है कि अगर मास दे रखा है तो मोल पे जाओ, और फिर मोल में तो अभी हमने क्वेश्चन कराई है। कोई डाउट? अब आते हैं लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन इस क्वेश्चन में नहीं था, क्यों? क्योंकि तुम्हें दो दे रखे थे, यू वर गिवन 2 रिएक्टेंट, बट द पॉइंट इज तुम्हारे को रिएक्टेंट 2 दे रखे हैं, मास या अमाउंट किसका दे रखा है? सिर्फ एक का। समझ गए? अब सपोजिंग में इसी क्वेश्चन को लेता है, ये क्वेश्चन क्या था? 2a + 3b था ना। 2a + 3b गिव्स 4c + d, राइट? गिव्स 4c + d। तो बेटा ध्यान से देखो, ए के मोल दे रखे हैं तुम्हें 3, बी के मोल दे रखे हैं तुम्हें 4। पूछा गया है सी और डी कितना बने। यार जब दोनों की अमाउंट दे रखी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे सोचो, ऐसे सोचने की कोशिश करो कि ए भी कंप्लीटली कंज्यूम होता तो कुछ बनता सी और डी, बी कंप्लीटली कंज्यूम होता तो भी कुछ सी और डी बनता। हमें देख चेक करना है कि इनमें से कौन से को लिया जाए जिससे हमारा करेक्ट आंसर आए। ओके, आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब दोनों की अमाउंट दे रखे, देयर इज अ चांस कि ए पूरा खत्म हो जाए और बी थोड़ा बच जाए। हो सकता है नहीं हो सकता ये चीज? ए पूरा कंज्यूम हो जाए और बी थोड़ा सा रिएक्शन में बच जाए। बी की अमाउंट हमने इतनी ले रखी थी कि ए तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया,
और उसके बाद भी बी थोड़ा बच गया। कोई डाउट यहां तक? अदरवाइज भी हो सकता था कि तुम्हारा बी कंप्लीटली कंज्यूम हो गया और ए थोड़ा सा बच गया। कोई डाउट यहां तक? हमें देखना है कि कौन बचेगा और कौन सा पूरा का पूरा खत्म हो जाए। क्लियर है यहां तक? तो मैं एक काम करता हूं, हाउ टू फाइंड दैट आउट। पहले मैं एक लंबा तरीका बताऊंगा, फिर एक शॉर्टकट बता दूं। गाइस ध्यान से देखो, 2a 3b के साथ रिएक्ट करता, तो 3a कितने बी के साथ रिएक्ट करना चाहिए? 2a 3b के साथ रिएक्ट करता है, तो 3a कितने बी के साथ रिएक्ट करना चाहिए? 4 मत बोलना, इट शुड रिएक्ट विद 9/2 मोल्स ऑफ बी। हाँ है ना? 2a अगर 3b के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 3a शुड रिएक्ट विद 9/2 मोल्स ऑफ बी। हाँ है ना? मतलब ऐसे समझो, 3 मोल ए को खत्म होने के लिए कितने मोल बी के चाहिए? 9/2 4.5 बेसिक। अब चेक करो तुम्हें दिए कितने हुए? 4। मतलब ए को खत्म होने के लिए जितना बी चाहिए उससे ज्यादा दिया है, उससे कम दिया है? कम दिया है। 4.5 चाहिए खत्म होने के लिए, ए को पूरा खत्म होने के लिए 4.5 मोल ऑफ बी चाहिए, दिया हुआ है 4। मतलब डू यू रियलाइज और नॉट, ए यहां पे कंप्लीटली खत्म नहीं होएगा। ए को खत्म होने के लिए बी के 9/2 या 4.5 मोल चाहिए, और हमें दिए कितने हैं? 4। इसका मतलब ए बचा रह जाएगा और बी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? इस रिएक्शन में बी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और ए थोड़ा बच जाएगा। कोई डाउट यहां तक? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? गॉट इट? तो इसमें हमारा कौन खत्म हो रहा है पूरा? बी पूरा खत्म हो रहा है, ए थोड़ा बच जाएगा। जो सब्सटेंस पूरा खत्म हो जाता है इन द कोर्स ऑफ रिएक्शन उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। सो बी ओवर हियर इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ये रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, लिमिटिंग रिएजेंट। ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ए बचा रह जाएगा इन द रिएक्शन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ए थोड़ा सा बचा रहेगा, बी पूरा खत्म हो गया। तो जो चीज पूरी खत्म हो जाती है, जो रिएक्शन को एक तरीके से रोक रहा है, जो रिएक्शन को खत्म करवा रहा है, दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे बी पूरा खत्म हो रहा है, ए बच जाएगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन। कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गई ये चीज? अब हमें निकालना है, ए बचा रह जाएगा, कितना ए बचा रह गया? एक क्वेश्चन, कितना सी बना, कितना डी बना? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। यहां पे हमें पता चल गया है बी पूरा खत्म हो गया, तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे कि ए कितना बचा, सी कितना बना, डी कितना बना, ये सारी कैलकुलेशन करी जाती है विद द लिमिटिंग रिएजेंट। भाई लिमिटिंग रिएजेंट में बी के कितने मोल दे रखे थे? 4 दे रखे, और वो 4 के 4 खत्म हो रहे हैं। तो जो भी कैलकुलेशन करोगे कि प्रोडक्ट कितना बना या रिएक्टेंट कितना बचा, वो सारी कैलकुलेशन किसकी टर्म्स में होगी? लिमिटिंग रीजन की टर्म्स। मतलब तुम ये मत कहना कभी भी कि सर 2a से 4c बनता है तो 3a से कितना c बनना चाहिए? 6। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बेटा 3 मोल ए तो खत्म हो ही नहीं ना। समझ आ रहा है चीज? हम कह रहे हैं 2a से 4c बनता है, एग्री, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 3a से 6c बनेगा, क्योंकि 3a तो कंज्यूम ही नहीं हो रहा। ए तो कंज्यूम पूरा हो ही नहीं रहा। 3 मोल ए थोड़ी ना कंज्यूम हो रहा है। कितना कंज्यूम हो रहा है? थोड़ा सा कम कंज्यूम हो रहा है, थोड़ा बचता है ना ये। समझ में आया नहीं आया जो मैं बताना चाह रहा हूँ? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? कि तुम्हारा, हम ये तो सही कह रहे हैं 2a से 4c बनता है, 3a से 6c बनना चाहिए, लेकिन पॉइंट इज 3a इज नॉट गेटिंग कंज्यूम। कंज्यूम उसमें से थोड़ा कम हो रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बी पूरा कंज्यूम हो रहा है, अभी हमने देख लिया बी इज द लिमिटिंग रीजन। तो बी के हिसाब से यू विल फाइंड आउट ए लेफ्ट, सी फॉर्म एंड डी फॉर्म। समझे या नहीं समझे? अब मुझे बताओ, कैलकुलेशन सारी किसके टर्म्स में होगी? बी के टर्म्स में। तो मुझे बताओ, 3 बी के लिए 2 ए चाहिए, तो 4 बी के लिए कितना ए चाहिए बच्चों? 3 बी के लिए 2 ए चाहिए। हमारे को क्वेश्चन में क्या कितना दे रखा था? बी 4 बी, तो उसके लिए ए कितना चाहिएगा बच्चों? 8/3 ए चाहिए। इतना चाहिए, दिया कितना हुआ है? 3। मतलब ए बच कितना गया? इतना ए कंज्यूम हो जाएगा जब तुम 4 मोल बी लोगे। इतना ए कंज्यूम हुआ, जो मैं कह रहा था ना 3 का 3 पूरा कंज्यूम नहीं हो रहा। कंज्यूम एक्चुअली कितना हो रहा है? 8/3।
3 से थोड़ा कम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 3 पूरा कंज्यूम नहीं हुआ, कितना कंज्यूम हुआ? 8/3। तो ए लेफ्ट कितना होगा बताओ, बोलो गाइस, डज दिस सीम करेक्ट? बताओ, ये चीज समझ में आई नहीं आई? भाई तुम्हारे पास 3 मोल ए था, उसमें से कंज्यूम जो हुआ वो हमने बी से निकाल लिया। कंज्यूम कितना हुआ? 8/3 कंज्यूम हुआ, तो ये बच कितना गया? 3 - 8/। सी कितना बनेगा? सारी कैलकुलेशन लिमिटिंग रीजन के हिसाब से होगी। हमने कहा 3 बी से 4 सी बनता, तो 4 मोल बी से कितना सी बनेगा बच्चों? 16/3 सी बनेगा नहीं बनेगा? सी फॉर्म विल बी 16/3। ये कितने बच्चों को समझ आ रहा है? 3 बी से 4 सी बनता, तो 4 बी से 4 × 4/3 विच इज 16/3। 16/3 मोल सी बनेगा। सी फॉर्म इज 16/3। डी कितना बनेगा बच्चों? हम कहेंगे 3 बी से 1 डी बनता, तो 4 बी से कितना बनेगा? डी। 4/3 डी। हाँ है ना? 4/3 इतना मोल डी इज फॉर्म। समझे या नहीं समझे गाइस? बच्चों बताओ, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर हो गया? हर एक बच्चे को क्लियर हो गया जो मैंने बताया अभी? एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। हाँ बेटा। कि 9/2 से हमें ये कैसे पता चला कि लिमिटिंग रीजन बी है? हाँ बताता हूँ। एक मिनट को मैं इस रिएक्शन को फिर से लिखता हूँ। रिएक्शन क्या थी? 2a + c भी था ना? गिव्स, 1 सेकेंड, 3b गिव्स 4c + d। ऐसे समझो, इसके हमें दे रखे हैं 3 मोल दे रखे थे, इसके 4 दे रखे थे, राइट? तुम भूल जाओ बी के मोल्स कितने दे रखे, फॉरगेट, किसी भी एक को भूल जाओ। भूल जाओ बी कितना है या भूल जाओ ए कितना है। ओके, पहले बी को भूल जाते हैं कि कितना दे रखा है हमें। तुम देखो 2 ए के लिए 3 बी चाहिए, तो 3 बी के लिए, 3 ए के लिए कितना बी चाहिएगा? ये रिक्वायर 3 मोल को पूरा खत्म होने के लिए बी कितना चाहिए? 4.5। अब क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 4। कम दे रखा है। ए का 3 कंज्यूम होने के लिए बी 4.5 चाहिए, बी 4 दे रखा है। इसका मतलब डू यू रियलाइज ए पूरा खत्म नहीं होगा? और इसका मतलब एक और चीज हो गई, बी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया बी इज द लिमिटिंग रीजन। कोई डाउट यहां तक? और आगे वाला पार्ट भी समझाना है। इसको रिवर्स में भी कर सकते थे, अब जब मैंने ऐसे बता ही दिया था, ऐसे भी बताया था दूसरे तरीके से। बी के लिए भूल जाओ ए कितना दे रखा है, भूल जाओ ए कितना दे रखा है। 3 बी के लिए 2 ए चाहिए, तो 4 बी के लिए कितना ए चाहिए? 8/3 चाहिए या नहीं चाहिए? 3 बी के लिए 2 ए चाहिए, तो 4 बी के लिए यू नीड 8/3 मोल्स ऑफ ए। चेक करो दे कितने रखे, 8/3 बड़ा है या 3 बड़ा है? 3 बड़ा है। मतलब बी को कंप्लीट कंज्यूम होने के लिए इतना ए चाहिए यार, इससे ज्यादा दे रखा है। ए इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। मतलब ए बचा रह जाए, ए बचा रह जाएगा। बी इज गोइंग टू बी द लिमिटिंग रीजन। किसी भी तरीके से देखो, समझ आया नहीं आया जो मैंने बोला? किसी भी तरीके से देखो, यू फॉरगेट बी और ए के, ए से निकाल के देखोगे बी कितना लग रहा है, या यू फॉरगेट ए जो गिवन है और चेक करो ए कितना चाहिए फॉर द रिक्वायर्ड बी। इन एनी केस यू विल गेट द सेम आंसर। कोई डाउट यहां तक? क्लियर होगी ये चीज? एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, ट्राई डूइंग दिस क्वेश्चन गाइस। 3a + 4b gives 2c + d। इसके मोल दे रखे हैं 5, इसके मोल दे रखे हैं 6। बताओ गाइस, विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट? भूल जाओ किसी एक के मोल तुम्हें दे रखे, तुम चेक करो ए के लिए, एक रिक्वायर्ड ए के लिए बी कितना चाहिए? 5 मोल ए के लिए बी कितना चाहिए? फाइंड दैट आउट। 3 ए के लिए 4 बी चाहिए, तो 5 ए के लिए कितना बी चाहिए? 20/3 विच इज यस। समथिंग लाइक 6.66। दे कितना रखा है?
कम दे रखा है, तो लिमिटिंग रीजन कौन है? बी इज द लिमिटिंग रीजन। ये कितने बच्चों को बिल्कुल क्लियर है जो मैंने बोला? हाँ, समझ गए? 3 A के लिए 4B चाहिए, 5A के लिए 20/3B चाहिए, एंड दिस इज मोर देन 6। 6 से ज्यादा है, मतलब हमारा बी कम है। बी जितना चाहिए उससे कम है। ए को खत्म करने के लिए जितना बी चाहिए, फिर से बोल रहा हूं, ए को खत्म करने के लिए जितना बी चाहिए उतना नहीं दे रखा। मतलब ए तो पड़ा रह जाएगा, बी पूरा खत्म हो जाएगा। बी इज द लिमिटिंग रीजन। कोई डाउट यहां तक? अब हमें बी लिमिटिंग रीजन मतलब बी पूरा रिएक्शन में खत्म हो गया। अब पूछा गया है ए कितना बचा, सी कितना बना, डी कितना बना, निकालो। ए कितना बचा, सी कितना बना, डी कितना बना। ए कितना बचा वो कैसे निकालोगे? तुम ये देखो, ए रिएक्ट का कितना कर गया बी के साथ। ए रिएक्ट कितना कर गया बी के साथ, कितना आएगा बच्चे? हाउ मच ए रिएक्टेड विद बी, टेल। हाँ बेटा, 3 माइनस कहां से आएगा बेटा? 5 माइनस आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम सारी कैलकुलेशन बी से कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है बी कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है। बी इज गेटिंग कंप्लीटली कंज्यूम्ड, ऑल कैलकुलेशन हैज टू बी डन विद रिस्पेक्ट टू बी। इतनी अच्छी वैल्यू भी नहीं आनी चाहिए बेटा। 5 ए लेफ्ट को करते हैं। ए ओरिजिनली कितना था? 5। और बी के साथ ए कितना रिएक्ट कर चुका है? 1/2 यार है। ये 9/2 आ गया। अच्छा राइट, 1/2 यार। मुझे लगा वो ज्यादा अच्छी वैल्यू आ गई। तो यहाँ आया नहीं आया बच्चों? गॉट इट और नॉट? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? मैं इसको 18/4 ही लिखता हूँ ताकि तुम समझ सको। गाइस क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज बताओ? यस सर। सी फॉर्म कितना होगा? 4B से 2C बनते हैं, तो 6B से कितना C बनेगा? 3। डी फॉर्म कितना होगा? 3/2। राइट, 3/2। समझे या नहीं समझेगा? तरीका समझ आ गया? अब लिमिटिंग रीजन, सिर्फ लिमिटिंग रीजन निकालने का एक शॉर्टकट भी है, ठीक है ना गाइस? मतलब बाकी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, यूनिटरी मेथड में अगर दिक्कत आ रही है तो फिर वो दिक्कत परसिस्ट करेगी, लेकिन लिमिटिंग रीजन तक का काम तुम्हारा आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा? तुम एक काम करो, यू टेक द गिवन मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर दो। क्या कर दो? गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय दैट रिएक्टेंट्स का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है? जैसे ए के लिए गिवन मोल्स कितने? 5। और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट याद है, बैलेंस करते हुए जो उसके आगे नंबर होता है, तो 5/3 कर दे। ये ए के लिए है। और बी के लिए कितना होगा बच्चों? 6/4। जो इनमें से छोटी वैल्यू है ना, वो तुम्हारा लिमिटिंग रीजन। इनमें छोटी वैल्यू कौन सी है? 5/3 इज रफली लाइक 1.66, और दूसरा आ गया तुम्हारा 1.5। बी की वैल्यू छोटी आ रही है नहीं आ रही है? सो बी इज द लिमिटिंग रीजन। एक काम आसान हो गया तुम्हारा, लिमिटिंग रीजन निकालना आसान हो गया। यू डू व्हाट? यू टेक गिवन मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो वैल्यू छोटी वो तुम्हारा सबसे छोटी, अगर 3 रिएक्टेंट होते हैं तो उसके लिए भी चल जाएगा, जो वैल्यू सबसे छोटी वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? लिमिटिंग रीएजेंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो इन दिस केस बी इज द लिमिटिंग रीजन। कोई डाउट? बोलो गाइस, क्लियर हो गई ये चीज? बाकी कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी। कोई पूछता है कि बी कितना बचा, वो तो हमें पता है 0, क्योंकि बी लिमिटिंग रीजन है, वो तो खत्म ही पूरा होएगा। ए कितना बचा, तो तुम निकालोगे यूजिंग बी। सी कितना बना, डी कितना बना, यू विल कैलकुलेट यूजिंग बी। सारी कैलकुलेशन लिमिटिंग रीजन के हिसाब से। ए के हिसाब से हमने क्यों नहीं करी? क्योंकि ए पूरा खत्म ही नहीं हो रहा। बाई चांस, बाई चांस क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा होता कि ए का वो बता रखा है क्वेश्चन के अंदर कि कितना रिएक्ट करा। सपोजिंग ए के मोल 5 दे रखे हैं, और कह रखा है 5 में से 3 मोल ए रिएक्ट करा है, तो ए के हिसाब से भी कैलकुलेशन करी जा सकती है, बिकॉज नाउ यू नो द मोल्स ऑफ ए दैट एक्चुअली रिएक्टेड टू गिव सी एंड डी।
प्रॉब्लम तो ये है इस क्वेश्चन के अंदर, जो अभी हमें क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर ये नहीं बता रखा है एक्चुअली ए कितना रिएक्ट किया। ये तो बता रखा है ए कितना लिया, 5 मोल लिया, लेकिन ए पूरा का पूरा रिएक्ट नहीं करा। दैट्स द पॉइंट। अगर क्वेश्चन में ये बता रखा होता 5 मोल में से 3 मोल रिएक्ट करा, तो तुम कैलकुलेशन बी सी डी की कर सकते थे यूजिंग ए, क्योंकि नाउ यू आर गिवन द एक्चुअल मोल्स विच रिएक्टेड टू गिव सी एंड डी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जो मैं बोले आ रहा हूँ बार बार? क्लियर हो गई ये चीज? मतलब लिमिटिंग रीजन से कैलकुलेशन करो जब कुछ नहीं दे रखा तो। और अगर एक्चुअली दे रखा है कि कितना रिएक्ट करा, द रिएक्टेंट इन एक्सेस, जो एक्सेस में है उसका अगर एग्जैक्ट अमाउंट बता रखी है जो रिएक्ट करी, तो उसके हिसाब से भी आंसर निकाला जा सकता है। कोई डाउट? किसी भी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? नाइस, ग्रेट। एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे है ना नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते। ध्यान से देखो, हमें दे रखा है 50 kg ऑफ N2 एंड 10 kg ऑफ H2 को हमने रिएक्ट करवाया टू गिव NaC। कैलकुलेट प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट की अमाउंट फॉर्म। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला है? भाई मास दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, हमें क्या दे रखा है? मास दे रखा है, दोनों का, दो रिएक्टेंट का मास दे रखा है। मास से निकालो मोल। दोनों रिएक्टेंट का मास दे रखा है, हम याद एक तरीके दोनों रिएक्टेंट के मोल दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन किसका है? लिमिटिंग रिएजेंट का। इनमें से एक पूरा खत्म हो जाएगा, या तो N2 पूरा खत्म हो जाएगा या H2 पूरा खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तुम्हें दो रिएक्टेंट दे रखे हैं N2H2, दोनों से बन रहा है NH3। दोनों का मास दे रखा है, मास से निकालो मोल, मोल से फिर निकालो तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बताओ NH3 कितना बनेगा। करो गाइस। N2 का क्या होता है? मोल के मास। N का 14 होता है तो N2 का 28। करो गाइस। ये क्वेश्चन बच्चों को वैसे टफ है नहीं, सही पूछा जाए तो इट इज नॉट अ टफ क्वेश्चन, लेकिन बच्चों को टफ इसलिए लगता है क्योंकि उनको आदत नहीं है मास को मास की टर्म में करनी। मोल तुम्हें आता है, मास की टर्म में थोड़ा दिक्कत आ जाती है बच्चों। N2 के मोल्स कितने होंगे? इतने। बैलेंस इक्वेशन लिखिए गाइस मैंने ऊपर, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है ना गाइस? जैसे मैंने कहा था 2a+3b गिव्स 4c+d, आई यूज्ड अ बैलेंस इक्वेशन। ये मोल्स किसके हो गए? N2 के। H2 के मोल्स कितने होंगे? इतने मोल्स होंगे। दोनों की अमाउंट दे रखी है, दोनों के मोल्स दे रखे हैं, मतलब इनमें से कोई एक पूरा खत्म होएगा, एक बचा रह जाए। कैसे करोगे गाइस? हाउ विल यू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट? गिवन मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। छोटी वैल्यू क्या आ रही है गाइस? बताना मुझे, कौन सी वैल्यू छोटी है यहाँ? बताओ बच्चों। यहाँ पे देखो ये चीज तो बराबर है दोनों। कितना? एक है 5/28 और एक है तुम्हारा 1/6। इन दोनों में से छोटा कौन सा है ये बता दो। एक काम करो, इसको यहाँ से डिवाइड कर दो। 1/6। 1/6 इज स्मॉल, हाँ है ना? गेटिंग द आइडिया और ना? मैंने वो जो पावर सी 10⁴ दोनों में आ रही थी उसको मैंने हटा दिया, इग्नोर कर दिया। तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है लिमिटिंग रीजन क्या होगा बच्चों? लिमिटिंग रीजन क्या होगा? H2 इज द लिमिटिंग रीजन। ग्रेट, H2 इज द लिमिटिंग रीजन। ठीक है ना बच्चों? दिस इज द लिमिटिंग रीजन। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके हिसाब से बनेगा? H2 के हिसाब से। हम कहेंगे 3 H2 से क्या बनता है? 2 NH3। तो इतने मोल, ये बाय 3 मत कर देना बच्चों, ये ना गाइस। इतने मोल H2 से कितना मोल NH3 बनेगा बच्चों? NH3 कितना बनेगा बताओ? इतना मोल था हमारे पास क्या बच्चों? इतना मोल हमारे पास क्या था? H2। 3 H2 से 2 NH3 बनता है, तो इंटू 2/3 कर दो। इतना मोल NH3 बनेगा। और मास ऑफ NH3 कितना बनेगा?
डू यू रियलाइज दिस इज योर आंसर? ये बताओ, ये समझ में आया नहीं आया जो मैंने लिखा है? क्वेश्चन वही है जो तुमने करे हुए हैं, लेकिन एकदम से हिट नहीं करता। अब हिट कर रहा है जो मैं बता रहा हूं। कुछ नहीं है, मोल की जगह मास दे रखा था। मोल दिया होता है, क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होता तुम्हें। इतने मोल तुम्हें दे रखे हैं रिएक्टेंट के, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। इसके मोल से NH3 के कितने मोल बनेंगे भाई? 3 से 2 बनते हैं, तो इससे कितने बनेंगे? दिस इंटू 2/3। इतने मोल NH3 बना, मास ऑफ NH3 कितना बनेगा? इंटू मॉल के मास से मल्टीप्लाई कर। समझे या नहीं समझे? बताओ, बोलो। हर एक बच्चों को क्लियर है? कोई डाउट? गुड। एक क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है गाइस, एज कंपेयर टू द वंस दैट यू हैव डन, इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। CaBr2 plus K3PO4 is giving us KBr plus CA3PO4 ट्वाइस। बैलेंस कर दें इसे? बैलेंस मैं कर रहा हूं। इसको बैलेंस करने का कोई खास स्पेशल तरीका नहीं है, हिडन ट्रायल। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहां तक? नाउ वी हैव बैलेंस द इक्वेशन। फाइन गाइस, ये K3PO4 है। फाइन। हमें क्या रखा है, इसके हमने 0.5 मोल लिए, इसके हमने 0.2 मोल लिए। टेल मी मोल्स ऑफ दिस फॉर्म, ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा बताओ गाइस? जब दोनों की अमाउंट दे रखी है, बस एकदम से हिट करना चाहिए। लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है, सबसे पहले निकालो कौन सी चीज पूरी खत्म हो जाएगी और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके गिव मी द आंसर क्विकली। क्या आंसर आ गया? हाँ हाँ, मतलब 1/6। कुछ ज्यादा ही स्पीड दिखा दी बच्चे ने। ये 0.2/2, ये 0.5/3। कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? K3PO4 छोटा है। हाँ है ना? 2 से 1 बनता। कुछ गड़बड़ नहीं करी तुमने? गाइस देखो, ये है 0.5/3, ये है 0.2/2। कौन सी वाली छोटी है बच्चों? सो दिस इज द लिमिटिंग रिएजन। उसके हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा। बताओ बच्चों क्या होगा? 1/10 इज गोइंग टू बी आंसर। क्योंकि 2 से 1 बनता, तो 0.2 से कितना बनेगा? 2 से 1 बनता है, तो 0.2 मोल से कितना मोल CH3PO4 ट्वाइस बनेगा? 0.2/2, 0.1 पीस। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हुई है जो मैंने अभी बताया है? गाइस रिस्पॉन्ड, टेल मी। Yes, पहले so लिमिटिंग रिएजन निकाला। लिमिटिंग रिएजन हमारा K3PO4 आ गया। उसके बाद हमने CH3PO4 ट्वाइस का अमाउंट, मोल्स पूछे गए थे, मोल्स हम निकाल लिए। लिमिटिंग रीजन K3PO4 है, 2 से 1 बनता है, तो 0.2 से 0.1 बने। गॉट इट और नॉट? क्लियर हो गई ये चीज? नाइस। एक क्वेश्चन और लेते करें। 100 ml 0.1 मोलर। तो गाइस ये तरीके हैं, जैसे अभी हमने क्या देखा था, मास देखा था, मास से भी हम मोल पे गए। मोल है तो क्वेश्चन को हमें करना आता ही है। अब मोल निकालने का एक और तरीका भी होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम उसका क्वेश्चन देख रहे हैं। 0.1 मोलर K2SO4 दे रखा है, K2SO4 सोल्यूशन। ओके। और हमने लिया 100 ml ऑफ 0.05 मोलर BaCl2 सोल्यूशन। और जब हमने उन्हें मिक्स किया, तो BaSO4 प्रेसिपिटेट कर गया। BaSO4 क्या कर गया? प्रेसिपिटेट कर गया। फाइन। BaSO4 फॉर्म, BaSO4 के मोल्स फॉर्म। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? फाइंड मोल्स ऑफ BaSO4 फॉर्म। नेक्स्ट, ऑल्सो फाइंड आउट
concentration of species in solution. ऐसे मान के जो अदर चीजें बनी उनकी कंसंट्रेशन पूछी गई, उनके मोल निकाल लोगे तो कंसंट्रेशन भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अंडरस्टैंड करो, इन दोनों को हमने मिक्स किया, मिक्स करने पे BSO4 प्रेसिपिटेट किया। प्रेसिपिटेट से डरने की जरूरत नहीं है, BSO4 बना, ये बताना चाह रहे हैं। प्रेसिपिटेट का यूज बाद में आएगा। तो सबसे पहले वो निकालो रिएक्शन। रिएक्शन लिखो गाइस, रिएक्शन क्या होगी, कोई बताएगा मुझे? एनीबॉडी इज विलिंग टू आंसर दैट? Yes, sir. बोलो बोलो बेटा। K2SO4 हाँ plus BaCl2 हाँ uh, फिर dash yes BaSO4 plus 2KCl. फेयर, बैलेंस भी कर दिया बच्ची। अब एक काम करते हैं यार, मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या देता है बच्चों? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे वॉल्यूम ml में, तो ml में ही रहने दो। मोल के बजाय क्या निकल के आ गया? मिलीमोल। मिलीमोल ऑफ K2SO4 कितना है? 10। और मिलीमोल ऑफ BaCl2 कितना है? 5। लिमिटिंग रीजन कौन है? BaCl2, क्योंकि यहाँ पे 5/1 करोगे, यहाँ पे 10/1 करोगे, दोनों का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है या नहीं? तो विच इज द लिमिटिंग रीजन ओवर हियर? BaCl। तो BSO4 कितना बनेगा बच्चों, बताओ गाइस? 5 millimoles. 5। एक से एक बनता है तो 5 से 5 बने, गॉट इट और नॉट? ये 5 क्या बन रहा है बच्चों? मिलीमोल। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? मोल्स। तो मोल्स कितने होंगे? इतने मोल होगा नहीं होगा? 1 मोल इज 1000 मिलीमोल, या 1 मिलीमोल इज 10⁻³ गेटिंग द आइडिया नॉट? इतने मोल हमारा BSO4 बनेगा। कोई डाउट आंसर? लेने का था, सॉल्यूशन से बाहर निकल चुका है, ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है? ये प्रेसिपिटेट है, मोल्स इतने बने इसके, लेकिन ये सारा का सारा सॉल्यूशन में जमीन पे पड़ा है, ठीक है ना? जो जो भी वेसल में हमने रिएक्शन करी उसके बॉटम पे पड़ा हुआ है, डजंट मैटर टू अस कैसे भी पड़ा हो। अब हमें पूछा गया है कंसंट्रेशन ऑफ KCl। KCl सॉल्यूशन के अंदर है, BSO4 प्रेसिपिटेट करेगा, KCl इज स्टिल इनसाइड द सॉल्यूशन। पूछा गया है KCl की कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बताओ मोल्स ऑफ KCl कितना बनेगा? अभी BSO4 निकाला था ना, KCl कितना बनेगा बताना मुझे जरा। हाँ, किसी बच्चे ने आंसर तो दिया था, बोलना। हाँ, 10 बनेगा। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द लिमिटिंग रीजन BaCl2, उसके 5 मोल दे रखे हैं, एक से 2 बनते हैं, तो 5 से कितने बनेंगे? 10 मिलीमोल बनेंगे नहीं बनेंगे? हाँ है ना? मिलीमोल ऑफ KCl 10 बने। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी, ज्यादा कंसंट्रेशन दे रखा है और कुछ नहीं बता रखा, अज्यूम मोलैरिटी। ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ KCl क्या होगा? मोल्स ऑफ KCl बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। मिलीमोल्स कितने बेटा KCl के? 10। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml? 100 100 हमने दो मिक्स करे, तो फाइनल जो KCl वो कितनी वॉल्यूम है? 200। 10/200, दैट इज योर कंसंट्रेशन ऑफ KCl इन द सॉल्यूशन। हाँ या ना, समझ में आया नहीं आया? बोलो गाइस, कुछ क्लैरिटी बढ़ी या क्लैरिटी घटी गई? बताओ गाइस, बच्चों समझ गए? किसी बच्चे को डाउट यहां तक? ओके, अच्छा गाइस, अभी बिफोर वी गो ऑन टू एनी फर्दर क्वेश्चन, लिमिटिंग रीजन में ख्याल से तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कब यूज करना है, कैसे यूज करना है ना? एक चीज और बताता हूं मैं तुम्हें। अगर हमें दे रखा है CaCO3, ऑन हीटिंग CaCO3 लॉस इन वेट was, हाँ बेटा अभी समझाता हूँ, वो लॉस इन वेट was 22 ग्राम। हाँ बोलो।
बेटा ये चीज समझ आई, कंसेंट जो मिली मोल ऑफ केसीएल फॉर्म है वो 10 मिली। अब हुआ क्या था, हमने हमारे पास एक 100 ml का सॉल्यूशन था, एक और 100 ml का सॉल्यूशन, एक में K2SO4 था, एक में BaCl2। जब तुमने उन्हें मिक्स किया तो यू गॉट अनदर सॉल्यूशन जिसमें वॉल्यूम कितनी थी, 200 ml। और उसमें रिएक्शन हुई, जब दोनों को मिक्स किया, रिएक्शन हो गया, उस 200 ml में वहां मोल्स ऑफ KCl कितने बने थे, मिलीमोल्स, 10 मिलीमोल्स बने थे। तो 10 मिलीमोल्स KCl के हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसमें वो प्रेजेंट है उसकी वॉल्यूम क्या है, 200। तो वही क्या है, मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या बताता है, मोलैरिटी। लेकिन मोलैरिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। वही किया है, 10/200 मिली मोल्स ऑफ KCl 10, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml 200। समझ गए यहां तक? ओके गाइस, हमें क्या दे रखा है, CaCO3 was 80 ग्राम। फाइन, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ CaCO3। गाइस कई बार तुम्हें ये मैं बताना चाह रहा हूँ क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। कहेंगे देयर वाज अ सैंपल ऑफ CaCO3। CaCO3 का क्या था हमारे पास, सैंपल। सैंपल के आगे एक टर्म अपने आप जोड़ देना, इम्प्योर सैंपल। मतलब वो जो CaCO3 के अगर 80 ग्राम दे रखे हैं क्वेश्चन में, दो 80 आर नॉट प्योर CaCO3, इट कंटेन सम इम्प्योरिटीज एज वेल। उसके लिए कई बार टर्म आता है इम्प्योर सैंपल, कई बार लिखा होगा सैंपल। ठीक है ना गाइस? व्हेन वी आर गिवन द टर्म सैंपल वी मीन अ इम्प्योर सैंपल ऑफ CaCO3। ठीक है गाइस? हमें आ गया है CaCO3 को हीट किया, कितना बना, हमें आ गया लॉस इन वेट आया 22 ग्राम। ठीक है बच्चों? हमें पूछा गया है व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ CaCO3। एक तरीके पूछा गया है एक्चुअल CaCO3 कितना था इन दैट 80 ग्राम। समझ आ रहा है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक्चुअली CaCO3 कितना प्रेजेंट था इन दैट 80 ग्राम इम्प्योर सैंपल। क्लियर हुई ये चीज है, नहीं हुई? एंड हैव यू अंडरस्टूड मैं जो बताना चाह रहा हूं, क्लियर हो गई ये चीज? गुड। तो 80 ग्राम का यूज एक ही जगह होना है। अज्यूम X is pure CaCO3, okay? X gram is pure CaCO3. X gram is pure CaCO3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? मान के चलो X ग्राम वॉज प्योर CaCO3। तो परसेंटेज प्योरिटी का मतलब होता है प्योर सैम, प्योर अमाउंट बाय टोटल अमाउंट इनटू 100। परसेंटेज पूछी गई है ना गाइस? तो परसेंटेज प्योरिटी क्या बनने वाला है, उसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा बच्चों, X/80 × 100। ये कितने बच्चों को समझ में आया, बोलो? 80 का यूज गाइस सिर्फ यही, 80 के हिसाब से कैलकुलेशन हमें नहीं करनी, क्योंकि 80 में तो एक्चुअल CaCO3 कुछ कम है जो कि बता नहीं रखा। ये चीज, ये एक्सप्रेशन समझ आया जो मैंने लिखा, X/80 × 100। 80 को हम यूज नहीं करेंगे, 80 को कहीं भी इक्वेशन में यूज नहीं किया जाएगा। 80 का यूज सिर्फ इसमें है, प्योरिटी निकालनी। क्योंकि जो 80 ग्राम दे रखा है, तुम कहोगे सर 80 ग्राम से CO2, ये जो लॉस इन वेट है किसकी वजह से आ रहा होगा, बताना बच्चों? लॉस इन वेट किसकी वजह से आ रहा होगा, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये गैस। लॉस इन वेट किसकी वजह से आ रहा है, गैस की वजह से, गैस उड़ गई। तो एक तरीके में गैस की अमाउंट कितनी बता रखी है, 22 ग्राम। लॉस इन वेट वॉज 22 ग्राम। इट इज अनदर वे ऑफ सेइंग दैट CO2 फॉर्म्ड वॉज 22 ग्राम। समझ आया नहीं आया बच्चों? गॉट इट और नॉट? अब गाइस हमें पूछा गया है परसेंटेज प्योरिटी। मैं ये बता रहा था कि उसके अंदर जो 80 ग्राम है कहीं यूज नहीं आएगा एक्सेप्ट ओवर। ठीक है गाइस? कि 80 से तुम कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि 80 इज नॉट द प्योर अमाउंट, इट कंटेन्स इंप्योरिटीज एज वेल। तो ये वही बात हो गई कि तुम्हारा पूरा, हमें एग्जैक्ट अमाउंट अगर CaCO3 की पता होती तब हम क्वेश्चन को कुछ करते, राइट? यहाँ पे 80 का सिर्फ एक जगह यूज है, एज डिनोमिनेटर इन परसेंटेज प्योरिटी, दैट्स द ओनली यूज। क्लियर है यहाँ तक? अब काम करते हैं, लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ X, देन वी कैन गेट परसेंटेज प्योरिटी। हम कहेंगे X ग्राम था CaCO3, तो मोल ऑफ CaCO3 कितना होगा? डज दिस फील करेक्ट? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये क्या दे रहा है, मोल ऑफ CaCO3। इससे CO2 कितना बनेगा,
एक CaCO3 से एक CO2 बनता है, तो इतने मोल CaCO3 से कितना मोल CO2 बनेगा? इतना ही मोल CO2 बनेगा। मतलब दीज आर बेसिकली मोल्स ऑफ CO2, आर यू गेटिंग दिस और नॉट? और मास ऑफ CO2 कितना बनेगा? मोल ऑफ CO2 है, ये मोल ऑफ CaCO3 है, यही मोल ऑफ CO2 है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इतने मोल CaCO3 था, लेकिन एक CaCO3 से, क्योंकि एक CO2 बन रहा है, इतने ही मोल CO2 बना। अब मोल से मास पे आते हैं, तो लेट्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। ये क्या दे रहा है बच्चों? ये क्या दे रहा है? मास ऑफ CO2 फॉर्म, जो कि क्वेश्चन में तुम्हें कितना दे रखा है? 22। आर यू गेटिंग दिस और नॉट गाइस? समझ में आया नहीं आया? गॉट इट और नॉट? यहां से x आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब इस x को ऊपर डाल दो, यू विल गेट परसेंटेज प्योरिटी। हाँ यार, समझ गए? कुछ बच्चों को इस पार्ट में अगर दिक्कत आ रही है, इस पार्ट में किसी को कोई दिक्कत आई, इसको ऐसे भी कर सकते थे। मैं कहता x बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3, ये क्या दे रहा था बच्चों? मोल्स ऑफ CaCO3। और इतने ही मोल CO2 बनेगा, क्योंकि एक CaCO3 से एक CO2 बनता है। इतना मोल क्या बना है बच्चों? CO2, है ना? इतना मोल CaCO3 था, इतना ही मोल CO2 बना। और CO2 के मोल्स कितने होंगे? 22 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 होंगे नहीं होंगे? ग्राम ऑफ CO2 दे रखे हैं, यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट मोल ऑफ CO2 और नॉट। गेटिंग द आइडिया? ये मोल ऑफ CaCO3 है, यही मोल ऑफ CO2 है, और मोल ऑफ CO2 को हमें दे रखे हैं क्वेश्चन। कितने हैं? 22 बाय मॉलिक्यूलर मास। समझ आया नहीं आया? हर एक बच्चों को क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ग्रेट। इसको मिटा देते। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अच्छी फील आएगी। NaHCO3 Na2CO3। ओके, Na2CO3 नहीं, NaHCO3 लेते हैं। इसको इम्प्योर सैंपल दे रखा है, इम्प्योर 100 ग्राम सैंपल, 100 नहीं 150 ग्राम सैंपल। ऑन हीटिंग, रेजिड्यू is 100 grams. Find percentage purity of sample. क्लियर हुआ है नहीं हुआ? क्वेश्चन में क्या पूछा गया? रिएक्शन तुम्हें अब याद होनी चाहिए, लास्ट क्लास में इसका क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या रिएक्शन होती है गाइस? अरे थोड़ा तेज बोल दो भाई। गाइस स्पीक आउट। Na2CO3 प्लस HO प्लस CO। गाइस यही चीज मैं कहता हूं, जो पढ़ा दिया वो याद, जो पढ़ा दिया वो याद होना चाहिए। बैलेंस भी कर दिया। रेजिड्यू यहां पे क्या होगा बच्चों? Na2CO3 इज द रेजिड्यू। गॉट इट? रेजिड्यू का यार मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा मास कम कर देता हूँ, ज्यादा आ जाएगा। 50 उठा लो। रेजिड्यू इज 50 ग्राम। ओके बच्चों, रेजिड्यू इज 50 ग्राम। बताओ गाइस एक्सप्रेशन क्या बने? ये 150 का हमारे लिए कोई यूज नहीं है, सिर्फ एक जगह यूज है, डिनोमिनेटर में परसेंटेज प्योरिटी निकालने। तुम तो मान के चलो तुम्हें नहीं पता NaHCO3 कितना है, तुम्हें नहीं पता NaHCO3 कितना है, तुम्हें वो एक्चुअल प्योर NaHCO3 निकालना है। Now that let that be x. X by 150 into 100 will give us the percentage purity. समझे या नहीं समझे बच्चों? करो गाइस, डू द डैम क्वेश्चन। ऑनलाइन वाले बच्चों में क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? एंजल Yes, बेटा, sir. श्रेया बेटा, हो रहा है? Clear. ओके, सौम्या बेटा, Yes, sir. ओके। करो गाइस, डू दिस क्वेश्चन। हो गया? हो गया? हाँ हाँ हाँ, बताओ क्या एक्सप्रेशन लिखा? एक्सप्रेशन बोल दो। हाँ हाँ, वेरी नाइस। और x बाय 150 इंटू 100 इज योर आंसर। हाँ नहीं, वो मैं समझ गया। x बाय 150 इंटू 100 इज योर परसेंटेज प्योरिटी।
एब्सोल्युटली करेक्ट। 1 सेकंड, तुम्हारा 2 ऊपर, कौन सा 2 को ऊपर भेज दिया? वो तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा ना 2। हाँ तो मैं समझ गया, लेकिन बाय 2 आएगा, ये 2 ऊपर नहीं जाएगा बेटा। दैट होल बाय 2 है, दैट 2 इज गोइंग टू रिमेन इन द डिनोमिनेटर। समझ गए ना? हाँ करेक्ट, इंटू 1/2 है। यही इसीलिए मैं बच्चों को कह रहा होता कि गाइस, वो बच्चों की टेंडेंसी होती ना 50/100/2/100, इसमें बच्चे पता ही नहीं क्या करते। इसलिए मैं उसको इंटू की फॉर्म में लिखता हूँ कि वही गड़बड़ आई थी तुम्हारी अभी। एनीवे स्टार्ट करते हैं बच्चे। गाइस किसी और का एक्सप्रेशन बन गया? ओके, लेट देयर बी x ग्राम NaHCO। तो x बाय मोलिकुलर मास ऑफ NaHCO3, ये बताते आओ बच्चों, ये दे क्या रहा है? वो बच्चा नहीं बताएगा जिसने आंसर दे दिया है। ये क्या दे रहा है बच्चों? मोल्स ऑफ NaHCO। अब Na2CO3 इज द रेजिड्यू, इतना तो समझ आ रहा है। तो रेजिड्यू के मोल कितने बनेंगे? तुम नहीं बताओगे, कोई और बताए। अगर ये मोल NaHCO3 है तो रेजिड्यू के मोल के लिए क्या करोगे आप? इंटू 1/2 करोगे, नहीं करोगे? भाई 2 NaHCO3 से 1 Na2CO3 बनता है, तो इतने मोल NaHCO3 से Na2CO3 कितना बनेगा? इंटू 1/2। ये कितने बच्चों को समझ आया? कितने बच्चों के सिर के ऊपर से गया है? बताओ, बोलो। कार्तिक बेटा समझ आ रहा है? पक्का? ओके, यहां तक समझिए। दीज आर मोल ऑफ NaHCO3 इंटू 1/2 इज गिविंग मोल्स ऑफ Na2CO3 इंटू मोल के मास ऑफ Na2CO3। ये क्या देगा बच्चों? जो कि हमें दे रखा है 50। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? और परसेंटेज प्योरिटी पूछी गई है, तो परसेंटेज प्योरिटी इज गोइंग टू बी सिंपली x by 150 इंटू 100। कोई डाउट? हाँ या ना? बोलो गाइस, किसी को भी डाउट नहीं है? सो तो परसेंटेज प्योरिटी, आई थिंक वी आर डन विद परसेंटेज प्योरिटी। ये बड़ा फेयर एनफ आइडिया कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करे जाते। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। इसको समझो, समझने की कोशिश करो। सपोजिंग हमने लिया BaK2SO4, उससे रिएक्ट करके हमने बनाया BSO। फिर जो सल्फेट था, सल्फेट को ऑक्सीडाइज किया, रिड्यूस किया H2O3 2-, उसको फिर ऑक्सीडाइज किया S4O6 2-। ये कुछ हमने रिएक्शन करी, और इस लेटर से फिर हमने रिड्यूस कर दिया सल्फर। ओके, गेटिंग द आइडिया गाइस? क्लियर है यहां तक? इस टाइप का कुछ कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे जब रिएक्शन करी, यहाँ पे सल्फर एक जगह, प्रोडक्ट में सल्फर एक जगह, फिर यही सल्फर आगे ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस हुआ सॉरी, फिर ऑक्सीडाइज हुआ, फिर रिड्यूस किया। आइडिया इज, डू यू रियलाइज, अगर ये सल्फर और कहीं फीचर नहीं हो रहा रिएक्शन, तो जितने सल्फर के मोल रिएक्टेंट में थे उतने ही प्रोडक्ट में होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं समझाता हूं, बेटर फील आएगी। सपोजिंग मैं लेता हूं S गिविंग SO4 2- प्लस S2-। ओके, सपोजिंग हमें ये दे रखा, तो मैं कह सकता हूं जितना सल्फर यहां पे था उतना ही सल्फर यहां पे होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही तो कहता है, हाँ है ना? जितना सल्फर सल्फर जितना सल्फर लेफ्ट साइड में था उतना ही सल्फर राइट साइड में होना चाहिए। गेटिंग द आइडिया? जितना सल्फर लेफ्ट साइड में है इन अ कंपाउंड, इट माइट बी अलोन, इट माइट बी इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। मतलब जितना सल्फर हमारा रिएक्टेंट साइड में है उतना ही सल्फर हमारा प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन जितना सल्फर है उतना ही सल्फर एट द एंड ऑफ रिएक्शन। कोई डाउट यहां पे? अब सपोजिंग यहां पे तो फिर भी दिक्कत है, क्यों? क्योंकि जो सल्फर है यही सल्फेट बना रहा है, यही H2 बना रहा है। हम कहेंगे सपोजिंग यहाँ पे x मोल हमारे पास क्या था? सल्फर था, x मोल सल्फर था। तो यहाँ पे सल्फर के मोल्स प्लस यहाँ पे सल्फर के मोल्स टोटल कितने होंगे बेटा? x। कोई डाउट यहाँ तक? अब सपोजिंग मैं ये ले लेता हूँ, ये लिया, फिर H2O3 2- लिया, फिर S4O6 2-। हमें पूछा गया है इसके मोल कितने बने, इसके मोल कितने बने
इसके हमने कितने मोल लिए थे, x मोल लिए, x मोल सल्फर लिया, इसके मोल कितने बने, ये क्वेश्चन में पूछा गया। हम कहेंगे इसके x मोल है, यहाँ पे एक सल्फर से कुछ सल्फेट बन रहा होगा, हाँ है ना, फिर वो सल्फेट H2O3 माइनस बना रहा है और H2O3 माइनस H4O6 माइनस बना रहा है। डू यू रियलाइज सल्फर के जितने भी मोल ओरिजिनली लिए थे उतने ही मोल सल्फर यहाँ पे होना चाहिए, हाँ है ना। अब क्वेश्चन में ये चीज क्लियर होगी ना, जितना मोल सल्फर हमने इनिशियली लिया था उतना ही मोल सल्फर फाइनली होना चाहिए। गॉट इट। अब पूछा गया है इसके कितने मोल बने, कैसे निकालोगे बच्चों। डू यू रियलाइज अगर हमने x मोल सल्फर लिया था, यहाँ पे भी x मोल सल्फर होगा, पहले ये बताओ। और पूछा गया है क्वेश्चन में H4O6 माइनस कितना होगा, बताना बच्चों। हम कहेंगे H4O6 माइनस के एक में सल्फर कितने होते हैं, 4। एक H4O6 माइनस में सल्फर कितने होते हैं, 4। और यहाँ पे मोल ऑफ सल्फर एटम्स कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, x। तो x H4O6 माइनस कितना हो, अगर इसमें x मोल सल्फर है तो H4O6 माइनस कितना हो, x/4 होगा, नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले ये बताओ, यहाँ पे x मोल सल्फर है, फाइनली भी x मोल सल्फर होना चाहिए। बेसिकली वी आर कंजर्विंग द मास ऑफ सल्फर, हाँ है ना। अब मैं ये कह रहा हूं तुम्हें क्वेश्चन में, 4 सल्फर एक H4O6 माइनस या 4 सल्फर जब होते हैं तो यह 1 H4O6 माइनस। ओके, क्लियर है यहां तक। अब हमारे पास सल्फर के कितने मोल थे, वी हैड x मोल सल्फर, तो H4O6 माइनस कितना होगा, H4O6 माइनस होगा, नहीं, ये बताओ, ये चीज समझ में आएगी। नॉट अ नाइस क्वेश्चन समझाने के हिसाब से, बट यू हैव गॉट अ फेयर एनफ आइडिया मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे मैं एक काम करता हूँ, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, लेट मी टेक एक्चुअल क्वेश्चन। हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, वी आर गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका हमने ऑक्सीजन में बर्न किया, यू गेट CO2 एंड H2O। ओके बेटा, क्लियर है यहां तक। ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बना हुआ है बच्चों, कार्बन से, और इट इज अ हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, हाइड्रोकार्बन बच्चों, क्लियर है यहां तक, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। हमें कहा गया है इससे जो CO2 बना, कंबशन हमने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन कर दिया, उससे जो CO2 बना वो कितना बना बच्चों, 10 ग्राम। ओके, और हाइड्रोकार्बन का हमने मास लिया था 50 ग्राम। हमें पूछा गया है फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, पहले ये फिर से समझो क्वेश्चन को। ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है विच इज हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन से बना हो, ठीक है बच्चों। उसका मास वाज 50 ग्राम, हमने 50 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको जला डाला, जलाने पे CO2 कितना बना, 10 ग्राम। हमें पूछा गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन की परसेंटेज क्या है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, नाउ यू विल हैव अ मच बेटर आइडिया, जो मैं पहले हवा में बता था बेटर फील आई। डू यू रियलाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होगा, ये जो हाइड्रोकार्बन इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है ना। अब यहाँ पे और कोई सोर्स है कार्बन का, नहीं। और यही कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में था, ये किस में जा रहा है बच्चों, CO2। क्लियर है यहां तक। मतलब जो कार्बन यहाँ पे था वही कार्बन CO2 में जा रहा है, और कहीं वो ब्रेक हुआ। जैसे मैंने अभी एक रिएक्शन नहीं लेके बताया था कि एस SO4 माइनस में भी जा रहा है और S2 माइनस में भी जा रहा है, ऐसा कोई केस नहीं, ठीक है ना। स्टेट इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है हमारे पास, कि यहाँ भी जो कार्बन है वो सारा का सारा किसमें गया, CO2। और हमें पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन क्लियर है। 50 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसको जब हमने बर्न किया तो 10 ग्राम CO2 बना। पूछा गया है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, हम कहेंगे जो भी कार्बन CO2 में आया वो कहां से आ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रहा है, नहीं आ रहा है। जितना भी कार्बन CO2 में आया वो किससे आया बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड।
तो अब एक्सप्रेशन देखो, 10/44 या मोलिकुलर मास ऑफ CO2, ये क्या दे रहा है बच्चों, बताना मुझे। मोल्स ऑफ CO2, उसमें देखो मोल्स ऑफ कार्बन कितने होंगे, बताना बच्चों। CO2 के मोल्स देख लिया, व्हाट आर द मोल्स ऑफ कार्बन। एक पर्टिकुलर एलिमेंट को चूज कर लिया, कार्बन, हम कहेंगे एक CO2 में एक कार्बन होता है, इतना मोल CO2 है तो इतना ही मोल कार्बन रहा होगा। गेटिंग द आइडिया और नॉट? तो मैं अगर इंटू 1 कर दूं, आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। ये बेसिकली क्या दे रहा है बच्चों हमें, मोल्स ऑफ कार्बन। अब लेट अस फाइंड आउट मास ऑफ कार्बन। मास ऑफ कार्बन क्या होगा बच्चों, इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कर दूं 12। दिस इज द मास ऑफ कार्बन इन CO2, and we can also say this is the mass of carbon in the organic compound, क्योंकि ये जितना भी कार्बन आ रहा है किसकी देन आ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की देन। तो डू यू रियलाइज ये जो मैंने अभी लिखा है, दिस इज एक्चुअली द मास ऑफ कार्बन विच वाज कमिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिवाइड बाय 50 इंटू 100 इज योर आंसर। ये बताओ, ये चीज समझ में आई नहीं आई? दिस इज योर परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलो ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ये है मोल्स ऑफ CO2। एक CO2 में एक कार्बन होता है, तो इतने ही मोल कार्बन है। और ये मोल्स ऑफ कार्बन कहां से आ रहे बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इतना मोल कार्बन है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं इतना मोल कार्बन है इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मास ऑफ कार्बन कितना होगा, इनटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन से मल्टीप्लाई कर दोगे। मोल एटम, ये हमने जो निकाला है, ये निकाला है, दीज आर मोल एटम्स ऑफ कार्बन। यू मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, यू विल गेट नंबर मास ऑफ कार्बन एटम। आया ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये जो एक्सप्रेशन है, दीज आर मोल्स ऑफ कार्बन एटम। अगर तुम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल एक्चुअली गेट द मास ऑफ कार्बन। आया ना? एंड दिस इज द मास ऑफ कार्बन विच इज कमिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब एक तरीके हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतना कार्बन था, divided by total mass of organic compound into 100 will give us the percentage of carbon in the organic compound। कोई डाउट किसी बच्चे को? एक काम करते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेट अस सी, समझ में आता है नहीं आता। सी, ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, हाइड्रोकार्बन दे रखा है, प्लस O2 गिव CO2 एंड H2। इस बार हमें दे रखा है H2O कितना बना, 40 ग्राम। हाइड्रोकार्बन का मास हमें दे रखा है 150 ग्राम। फाइंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। करो गाइस, तुम एक चीज रियलाइज करो, हाइड्रोजन के मोल्स तुम निकाल सकते हो इजीली, हाइड्रोजन का मास इजीली निकाल सकते हो। जो भी हाइड्रोजन आ रहा है ना, वो सारा किससे आ रहा है, हाइड्रोकार्बन। तो यू विल गेट योर एक्सप्रेशन। बताओ बच्चों, क्या होगा एक्सप्रेशन, टेल मी द एक्सप्रेशन। So 40 upon हाँ, अपॉन ma 40 upon a molecular mass मास, of H2O हाँ, or sir into 2 वेरी नाइस। into sir वो into atomic mass of hydrogen। राइट, तो सर ये हमारा अपॉन 150 इंटू 100। into राइट, 100। यस सर। ये कितने बच्चों को समझ में आ गया, ये बता दो। क्लियर हो गया, हर एक बच्चों को क्लियर हो गया? भाई दीज वर मोल्स ऑफ H2O, उसमें हाइड्रोजन के मोल्स कितने थे, इंटू 2, क्योंकि एक H2O में 2 H होते हैं। दिस इज गिविंग अस मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, into 1 will give us mass of hydrogen, and all this hydrogen is coming from hydrocarbon। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? all this mass is coming from hydrocarbon। तो mass of hydrogen in hydrocarbon पता चल गया, और divided by total mass into 100 will give us percentage of hydrogen in the organic compound। कोई डाउट यहां तक? अब मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले रहा हूं। हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है विच कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में बर्न किया, यू गेट CO2 प्लस H2। इसका हमने लिया 150 ग्राम।
इसमें कार्बन आया, CO2 बना 80 ग्राम और H2O बना 40 ग्राम। ओके, क्लियर है बच्चों? फाइंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक। अब बच्चों समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तुम कहोगे सर ऑक्सीजन का कर देते, देखते हैं ऑक्सीजन यहां पे कितना है, यहां पे कितना है, बट कैन यू से दिस ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड? कैन यू से दैट? क्यों नहीं कह सकते, ये भी बता दो। क्योंकि ऑक्सीजन भी है लेफ्ट साइड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन है, प्लस ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट एक्सटर्नली, जो बर्न करने में हेल्प कर रही है। तुम कहोगे कि ये ऑक्सीजन प्लस ये ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज रॉन्ग। तुम ये तो कह सकते हो क्या, दिस ऑक्सीजन प्लस दिस ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन हियर एंड ऑक्सीजन हियर, ये तो कह सकते हो। लेकिन तुम डायरेक्टली जो मैंने अभी बताया वो नहीं कह सकते। यू कैनॉट से कि जितना भी ऑक्सीजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रहा है, दैट वुड बी रॉन्ग। क्लियर और नॉट? समझ में आ गई? ये हर एक बात को एक चीज क्लियर है कि जो ऑक्सीजन हमें दे रखा है ये किससे आ रहा है बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ये हम नहीं कह सकते, ये यहां से और यहां से आ रहा है। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछा गया क्वेश्चन, कैसे निकालोगे बेटा? तुम एक काम करो, तुम्हें टोटल मास दे रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें से कार्बन का मास सब्ट्रैक्ट करो, हाइड्रोजन का मास सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट मास ऑफ ऑक्सीजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100 विल गिव अस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तुम CO2 से निकालो कार्बन कितना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तुम H2O से निकालो हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, टोटल में से कार्बन और हाइड्रोजन का मास सब्ट्रैक्ट कर दो, that will give us mass of oxygen in the organic compound. Now you can find out the percentage. समझ में आया नहीं आया जो मैंने अभी बोला? डू इट, डू दिस क्वेश्चन, जो मैंने अभी बोला उसे करो। और अगर एक गो में एक्सप्रेशन बना दो तो और अच्छी बात, करो, ट्राई इट आउट ऑन योर ओन टाइम, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट अगर तुमसे होता है। ट्राई डूइंग। तो बन गया। बोलो बेटा। So 150 हाँ minus हाँ 80 upon molecular mass of carbon dioxide हाँ into 12. हाँ इसको भी हमें सर मल्टीप्लाई करना है, तो 40 अपॉन molecular mass of H2O हाँ, into 2. माइनस करेंगे ना बेटा? हाँ सर, माइनस करेंगे। माइनस बोला, हाँ, इनटू, into 2 हाँ upon 150 हाँ, and multiplied by 100. वेरी नाइस। कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा? बताओ गाइस, मतलब जो बच्ची ने लिखा है राज। बड़ा एक चीज याद रखना, यहाँ पे जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है उनको बता रहा हूँ, ये टोटल मास था, उसमें मास ऑफ कार्बन सेपरेट करा, दीज आर मोल्स ऑफ CO2 इनटू 1 यहाँ पे कर देंगे मोल्स ऑफ कार्बन इनटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, दिस विल गिव अस ग्राम्स ऑफ कार्बन, एंड दिस कार्बन इज कमिंग फ्रॉम वेयर? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों? ऐसे ही दिस वाज मोल्स ऑफ H2O into 2 is giving us moles of H into 1 is giving us mass of H। तो हमारा हमने सब्ट्रैक्ट क्या कर दिया, टोटल में से मास ऑफ कार्बन सब्ट्रैक्ट कर दिया, मास ऑफ हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट कर दिया, वी हैव गॉट द मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। ये कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चों को डाउट है? क्लियर हो गई ये चीज? हर एक बच्चे को क्लियर है? हाँ बोलो। हाँ सी का निकाला। हाँ हाँ, नहीं हमने कार्बन का मास देखना था उसमें क्वेश्चन। हाँ सी और एच दोनों है, तो मतलब हमें सिर्फ सी का चाहिए था, हमने निकाल लिया, मास ऑफ सी निकाल लिया फ्रॉम CO2। नहीं क्वेश्चन में एग्जैक्टली डाउट था, बताओ। हाँ 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 हाँ
हाँ हाँ, नहीं उसमें इसमें हाइड्रोकार्बन, इसमें तो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन था। तो नहीं एग्जैक्टली क्वेश्चन में ही नहीं समझ आया, क्वेश्चन कहाँ पे है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है। हाँ सी और एच दोनों थे, हमें हमें सिर्फ परसेंटेज सी का पूछा गया था या एच का पूछा गया था। अगर हमें पर मास ऑफ ये दे रखा होता, अच्छा मैं शायद तुम्हारा ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 40 ग्राम हाइड्रोजन सॉरी H2 है, अगर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के बजाय परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा गया होता तो तुम उस तरीके से करते जैसे मैंने अभी जो तुम बोल रहे हो। क्या करते तुम, 150 माइनस 40/18 इंटू 2 इंटू 1/150 इंटू 100, क्योंकि ये जो मास निकल के आया ये मास ऑफ हाइड्रोजन है इन द हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन का मास कितना होगा, हाइड्रोकार्बन है तो क्या तो कार्बन होगा या हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन इतना है तो 150 माइनस दिस विल गिव अस द मास ऑफ कार्बन। अब समझ में आ गया, आई गेस तुम्हारा। हाँ बेटा, जो मैं मिटा रहा हूँ उसी की बात कर रहे हो, नीचे वाला है, हाँ उसमें बताओ। बेटा वो तो मैंने अपनी तरफ से वैल्यू ली है, पॉसिबिलिटी आ सकती है, ये मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने अपनी तरफ से वैल्यूज लिया है, तो हो सकता है तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर मैच ना करे, कि इक्वेशन में फ्लॉ है, जैसे तुमने बता दिया, आई एग्री, ठीक है ना। ये मैंने अपनी तरफ से बनाया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन को कैसे करना है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे तुम्हारा कोई ना कोई वैल्यू इससे कहीं 200 के अराउंड होनी चाहिए। गॉट इट। और कोई डाउट, लिविंग असाइड द फैक्ट कि हमारा क्वेश्चन में रिएक्टेंट का मास ज्यादा है प्रोडक्ट का मास कम है, उसके अलावा कोई दिक्कत। ये मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाया तो वो वैल्यूज में दिक्कत आ सकती है। समझ में आया नहीं आया जो मैं अभी बताना चाह रहा हूँ, क्लियर हो गया, हर एक बच्चे को क्लियर हो गया। सो नाउ यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, कि तुम्हारा एलिमेंट अगर एक ही साइड में, एक ही जगह प्रोड साइड में, एक ही जगह रिएक्टेंट साइड में, तो हाउ डू यूज इट टू गेट योर आंसर। ये पीओएसी है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। वी आर कंजर्विंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज द प्रोडक्ट साइड। और इसका यूज तभी है जब रिएक्टेंट में भी हो एक ही जगह और प्रोड में भी हो एक ही जगह। जैसे ऑक्सीजन के लिए हम कुछ यूज नहीं कर पाए, लेकिन जो हाइड्रोजन और कार्बन था उसके लिए हमने यूज कर लिया, क्योंकि एक रिएक्टेंट में सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और प्रोड साइड में ये कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन इज द फॉर्म ऑफ H2। कोई डाउट किसी बच्चे को, कुछ क्वेश्चंस करें, होल्ड ऑन अ सेक बच्चे, जस्ट गिव मी 1 सेक। हो गया गाइस। तो अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं एंड आई वांट यू गाइस टू ट्राई इट आउट। सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, टफ नहीं दे रहा क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट नाउ। पहले मैं टफ ही दे दूं कुछ एक दो। ये लो 50% सिलिका। ये तुम्हारे अब एग्जैक्टली सही पूछा जाए तो दे आर नॉट एग्जैक्टली बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव डन टुडे, दे आर बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव डन टिल नाउ। क्ले है हमारे पास, मैं पूरा लिखता हूँ क्वेश्चन को। यू आर गिवन क्ले, क्ले कंटेन्स 12% water. Okay, it contains 12% water. It is heated. Okay बच्चों, it is heated. Heat करने पे it has 50% silica and only 7% water. Okay guys, find percentage of silica in original sample of clay before eating. गाइज ये क्वेश्चन खुद से नहीं होंगे जब तक तुम एक बार मेरे से नहीं सुन लेते कि कैसे कर। क्ले था, उसमें 12% वाटर था, हमने उसे हीट करा, हीट करने के बाद ऑब्वियस सी बात है वाटर कुछ बाहर निकल गया, तो वाटर की परसेंटेज डिक्रीज करके 7% हो।
और उसमें 50% सिलिका है, ड्राइड क्ले, स्लाइटली ड्राइड क्ले में 50% सिलिका है। हमें पूछा गया है कितना सिलिका था इन द ओरिजिनल सैंपल ऑफ क्ले। यहाँ पे मान के चलो लेट अस से X% सिलिका था, तो हमें क्या पूछा गया है बच्चों, X पूछा गया है। कोई डाउट यहां तक? अब एक और काम की चीज, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है 50% सिलिका 7% वाटर, तो यार बाकी क्या है? बाकी क्या है? सिलिका 50% है, 7% वाटर, तो बाकी को इम्प्योरिटीज मान ले। हाँ है ना? मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इम्प्योरिटीज कितनी है बच्चों, 43% इम्प्योरिटीज है या नहीं? बोलो, कोई डाउट यहाँ तक? एंड डू यू रियलाइज ये इम्प्योरिटीज ऊपर भी रही होंगी? हाँ है ना बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ये इम्प्योरिटीज तुम्हारी ओरिजिनल क्ले सैंपल में भी रही होंगी। कोई डाउट यहां तक? अब देखो काम की चीज क्या है, यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन को। पहली चीज, अगर 12% वाटर है, X% सिलिका है, तो यहाँ पे इम्प्योरिटीज कितनी है? अगर 12% वाटर है, X% सिलिका है और टोटल 100% है, तो इम्प्योरिटीज कितनी होंगी? 88 100 minus माइनस 12 प्लस एक्स, 100 माइनस ब्रैकेट में 12 प्लस एक्स, विच इज गोइंग टू बी 88 माइनस एक्स। इतना परसेंटेज इम्प्योरिटीज है या नहीं? हाँ या ना? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? गैस बताओ, आर यू गेटिंग दिस और नॉट? अब वाटर की परसेंटेज तो डिक्रीज कर गई, सिलिका की अमाउंट अमाउंट वही रही हो, अमाउंट वही रही। ओके गाइस, मतलब यहाँ पे सपोजिंग X% परसेंट की बात नहीं कर रहा मैं मास कर रहा हूँ मास। जितना मास सिलिका का यहाँ था उतना ही मास सिलिका का यहाँ, जितना मास इम्प्योरिटीज का यहाँ था उतना ही मास इम्प्योरिटीज का यहाँ पे। लेकिन वाटर का जो भी मास था अब कम हो चुका है। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? गॉट इट? अब क्या हम कह सकते हैं कि सिलिका और इम्प्योरिटीज क्योंकि सेम रही, उनका मास सेम रहा, तो उनकी जो मास परसेंट है दैट शुड बी सेम। मतलब उनकी रेशियो अगर हम ले, सिलिका टू इम्प्योरिटीज की रेशियो ले, दैट शुड बी सेम इन द ओरिजिनल सैंपल एज वेल एज द न्यू सैंपल। बताओ, ये चीज समझ में आई नहीं आई? जो इम्प्योरिटीज की और सिलिका की रेशियो है वो ओरिजिनल सैंपल और ड्राइड अप सैंपल में सेम होना चाहिए, कि वो तो चेंज ही नहीं हुआ। वाटर चेंज हो गया, वाटर तुम्हारा 12% से 7% पहुंच। गॉट इट और नॉट? तो कैन आई से ओवर हियर सिलिका टू impurities टू impurities की रेशियो इज सेम इन ओरिजिनल क्ले एंड इन ड्राइड क्ले। हाँ है ना? अब ओरिजिनल क्ले में कितनी थी गाइस? X बाई 88 माइनस एक्स। हाँ या ना? और ड्राइड सैंपल में तुम्हारा सिलिका कितना है? 50%। और इम्प्योरिटीज कितनी है? गॉट इट और नॉट? यहां से एक्स आ गया। ये चीज क्लियर हुई या नहीं? डिड यू गेट दिस और नॉट? समझ आया नहीं आया? गॉट इट? सिलिका और इम्प्योरिटीज की जो रेशियो है ओरिजिनल क्ले में और ड्राइड क्ले में दैट शुड बी सेम, क्योंकि मास उनका चेंज नहीं हुआ, वाटर का मास चेंज हुआ। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी भी बच्चे को? हर एक को क्लियर है? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एकदम से हिट नहीं करता, ये सही पूछा जाए तो उसी टाइप का है जिसमें तुम्हें याद है मास ऑफ वाटर टू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फिक्स, कि वो तो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा, चाहे तुम 100 ग्राम लो या 1 मोल लो। ये उसी पैटर्न पे हमने क्वेश्चन बनाया। ठीक है बच्चों? ओके, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ गाइस, होल्ड ऑन अ सेक। 2 ग्राम मिक्सचर ऑफ
ये मैंने करवाया तो नहीं हुआ। बच्चों, कितने बच्चों से हो जाएगा ये? कितनों को लग रहा है ये ट्राई करते हैं? रिएक्शन में 0.248 ग्राम वॉज लॉस। ये क्या चीज लूज हुई है गाइस? ये क्या चीज लूज हुई है? CO2 एंड H2O। 300 डिग्री सेल्सियस है, H2O भी गया। और हमें पूछा गया है परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इन द ओरिजिनल मिक्सचर। करो गाइस, डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। किसी बच्चे का एक्सप्रेशन बने तो बता देना, लेट मी नो। एक्सप्रेशन बनना जरूरी है गाइस, ट्राई इट आउट। रिएक्शन तुम्हें पता ही है। बताओ गाइस। रिएक्शन लिख देता हूँ एटलीस्ट। स्टार्ट कहां से करोगे? किसको एक्स मान लें? NaHCO3 is the one which is heating and breaking down into Na2CO3, H2 and CO2। NaHCO3 को x मान, x ग्राम। x निकाल लोगे तो Na2CO3 भी आ जाएगा, 2 माइनस एक्स। हाँ है ना? इन द ओरिजिनल मिक्सचर। क्वेश्चन में एक तरीके बस ये निकालना है NaHCO3 कितना है, वो निकाल लोगे तो तुम्हारा परसेंटेज आ जाएगा। इन ओरिजिनल मिक्सचर। क्लियर हुआ बच्चों? गैस बताओ, एक्सप्रेशन कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी किड्स आर एबल टू अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन बच्चों? बताओ। चलिए ये बता दो इसका मतलब क्या है। ये क्या हो गया? मोल्स ऑफ NaHCO3। ये क्या दे रहा है? H2O। दो से एक बनता है तो इससे कितना बनेगा? इंटू 1/2 मोल्स ऑफ H2O। मास ऑफ H2O प्लस मास ऑफ CO2 इन अ सिमिलर मैनर, दैट इज द मास लॉस विच इज 0.248। और 2 माइनस एक्स, there will be a mass of Na2CO3 by total mass into 100 is percentage of Na2। कुछ क्लैरिटी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है गाइस, या परेशानी बढ़ रही है? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों? गेटिंग द एक्सप्रेशन? थोड़ा आइडिया आ रहा होगा कैसे करना है क्वेश्चन? आ रहा है ना? गुड। एक क्वेश्चन और करते हैं। हमें क्या है? हाउ मच BaCl2 is required
to make 250 ml solution having same concentration of Cl minus as one containing 3.78 gram of NaCl per 100 ml। पहले बताओ स्टेटमेंट समझ आई नहीं आई? जो मैंने क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? BaCl2 की कितनी अमाउंट ले कि Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन वही हो जो कि NaCl की है, मतलब NaCl से जो Cl माइनस आ रहा है उसकी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, BaCl2 में Cl माइनस की कुछ कंसंट्रेशन है, वही कंसंट्रेशन Cl माइनस की किस में है? NaCl सॉल्यूशन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जो कंसंट्रेशन Cl माइनस की BaCl2 में है वही कंसंट्रेशन Cl माइनस की NaCl सॉल्यूशन। समझ आया नहीं आया? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? जो कंसंट्रेशन Cl माइनस की BaCl2 सॉल्यूशन में है वही कंसंट्रेशन Cl माइनस की NaCl सॉल्यूशन में है। ठीक है गाइस? पूछा गया उसके लिए BaCl2 कितना रिक्वायर्ड। ओके गाइस? x ग्राम मान लो, x ग्राम BaCl2 इज रिक्वायर्ड। ओके बच्चों? एक्सप्रेशन देखना गाइस, x बाय मोल के मास ऑफ BaCl2, ये क्या दे रहा है बच्चों? बोलते आओ गाइस, x मोल ऑफ BaCl2। हमें कंसंट्रेशन किसकी चाहिए? Cl माइनस। ये मोल्स किसके आए हैं? BaCl2 के। Cl माइनस के मोल्स कितने हो? इंटू 2। वेरी नाइस बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है? Yes, These sir. were the moles of BaCl2, into 2 is giving us moles of Cl minus ion divided by volume। वॉल्यूम कितनी दे रखी है BaCl2 की बच्चों? 250 ml। मोलैरिटी इक्वेट कर रहे हैं, इंटू 1000 कर दूं। डू यू रियलाइज दिस विल गिव अस द मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस इन BaCl2 सॉल्यूशन। ये जो मैंने भी लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन लिखा है, दिस इज गिविंग अस कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इन BaCl2 सॉल्यूशन। हाँ है ना? कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस कैसे लिखा है? मोल्स ऑफ Cl माइनस, सॉरी, moles of Cl minus by volume of solution in liters। हाँ है ना? यही हमारा किस में आना चाहिए? NaCl में। हाँ है ना? यही वैल्यू Cl माइनस की होनी चाहिए इन NaCl सॉल्यूशन। NaCl सॉल्यूशन में क्या होगा? ये क्या दे रहा है बच्चों? इंटू 1 मोल्स ऑफ Cl माइनस बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म। समझ में आया नहीं आया बच्चों जो मैंने अभी बताया है? गाइस टेल मी, ये चीज समझ में आई नहीं आई? This was the moles of BaCl2, moles of Cl minus in, अब हम जो वॉल्यूम से डिवाइड किया, वी टुक दैट वॉल्यूम इन लीटर। ये मोलैरिटी आ गई Cl माइनस की इन अ BaCl2 सॉल्यूशन। यही मोलैरिटी Cl माइनस की होनी चाहिए इन NaCl सॉल्यूशन। दीज आर मोल्स ऑफ Cl माइनस एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर और नॉट गाइस? ये एक्सप्रेशन कितने बच्चों को समझ आया? कितने बच्चों के सिर के ऊपर से गया? बताओ मुझे गाइस, क्लियर हो गया? हाँ बोलो। क्योंकि एक NaCl में एक Cl माइनस। समझ आया नहीं आया बच्चों? गॉट इट और नॉट? अब गाइस एक क्वेश्चन और ले। ये दे रखा है, हमें दे रखा है एक मोल ये लिया, एक मोल ये लिया, दोनों के एक एक मोल लिए, कितना मोल HgI42 माइनस बनेगा? बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन किस चीज का है? दोनों के मोल दे रखे हैं, पूछा गया है प्रॉड के कितने मोल बनेंगे। किस चीज का क्वेश्चन है? लिमिटिंग रीजन का। फटाफट हो जाएगा आंसर, बताओ।
लिमिटिंग रीजन क्या है यही बता दो। मर्क्यूरी। हाँ बेटा। सर मर्क्यूरी। नहीं सर, वो आयोडीन। आई माइनस कि तुम हाँ करोगे सर। 1/1 और करोगे 1/4 हाँ सर, आयोडीन। आयोडीन। तो Ag2 कितना बनेगा? आई माइनस अगर जीरो कर दिया, खत्म कर दिया, नील कर दिया, तो Ag2 कितना बनेगा? हाँ है ना बच्चों? कितने बच्चों को क्लियर है? तो 4 I- से एक Ag2 बनता है। हाँ है ना? 4 से एक बनता है, तो एक से कितना बनेगा? 1/4। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गाइस बोलो, हाँ है ना? ओके। एक क्वेश्चन लेते हैं। गाइस ये क्वेश्चन तुमसे होने चाहिए थे, मतलब ये वाला होना चाहिए था। बच्चों ने जिन्हें ज्यादा टाइम ले लिया उनको ये लेते हैं। ये अच्छा है, बस गलत मत कर देना। मेरे ख्याल से इससे घटिया इक्वेशन तो देखी नहीं होगी तुम लोगों ने कभी। बताओ गाइस। ये मोल दे रखे हैं हमें। फाइंड मोल्स ऑफ P4 फॉर्म। P4 कितना बनेगा ये बताना। गलती मत कर देना गाइस, मैं सही बता रहा हूँ। करो गाइस। सबसे पहले मुझे लिमिटिंग रीजन बता दो क्या होगा। गलत नहीं चाहिए गाइस आंसर। टेक योर टाइम बट डोंट गिव मी द रॉन्ग आंसर। हाँ, SiO2। SiO2 शुड बी योर आंसर मेरे ख्याल से। लिमिटिंग रीजन देखो गाइस, 0.1/4 करो, 0.36/18 करो, 0.9/30 करो, कितना आ रहा है बच्चों? गैस बताओ गाइस, बोलो भाई बच्चों बताओ। लिमिटिंग रीजन क्या आ रहा है और क्यों आ रहा है? कैसे लिमिटिंग रीजन निकाला बेटा? डिवाइड किया मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना? 0.1/4 इज 0.025, 0.36/18 इज 0.02 एंड 0.9/30 इज 0.03। तो लिमिटिंग रीजन क्या आ गया बच्चों? SiO2। अब SiO2 से निकालो P4 कितना बनेगा, बताओ बच्चों कितना बनेगा? बोलो गाइस। 18 से 3 बनता है, तो 0.36 से कितना बनेगा? बोलो गाइस, कितना बनेगा? 3/18। इतना आंसर आएगा नहीं आएगा? सिंप्लीफाई कर दिया। हाँ, 0.06 आ गया आई गेस। हाँ, 3/50। गाइस ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? कितने बच्चों को इसमें डाउट है? बोलो, क्लियर है या नहीं? ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। हमें क्या रखा है? H2O2 on heating gives us H2O and O2. Okay, this is what it gives us.
अब हमें दे रखा है 1 मोल ऑफ गैस occupies 24 decimeter cube volume, and we are given 100 centimeter cube of X molar solution of H2O2 gives 3 decimeter cube of O2. Find X. 24 decimeter cube volume, DM cube, decimeter cube. पहली चीज गाइस, कुछ यूनिट्स तुम्हें पता होनी चाहिए, ऑब्वियस है लेकिन फिर भी पता होनी चाहिए। 1 ml इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब। बच्चों ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ये स्टेटमेंट है जो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है क्योंकि ये तुमने पहली बार ही देखा। ओके, हमें कह रखा है 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है ना बच्चों। और हमें कहा गया है इतना डेसीमीटर क्यूब O2 बना। यूजिंग दिस रिलेशन कैन यू फाइंड आउट मोल्स ऑफ O2 जो बने, बताओ। हमें कहा गया है कि इतना डेसीमीटर क्यूब O2 बना और हमें पता है कि 1 मोल इतना डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। यहां से कैन वी नॉट फाइंड आउट मोल्स ऑफ O2 जो बने, बताओ गाइस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 24 डेसीमीटर क्यूब 1 मोल है, तो 3 डेसीमीटर क्यूब का मतलब कितने मोल O2? 3/24, हाँ है ना बच्चों, 1/, गॉट इट और नॉट। 24 डेसीमीटर क्यूब का मतलब 1 मोल, तो 3 डेसीमीटर क्यूब का मतलब कितना मोल? 3/24। इतना मोल O2 बना, किससे बना? H2O2 से बना। H2O2 की मोलैरिटी X दे रखी है, वॉल्यूम 100 ml दे रखी है। गाइस ये क्वेश्चन वहां नॉर्मल स्टोइचियोमेट्री का है, तुम्हें X पूछा गया, तुम्हें मोलैरिटी पूछी गई, तुम्हें एक तरीके से मोल्स ऑफ H2O2 पूछे गए। गेटिंग द आइडिया और नॉट? नहीं समझ आया? फिर से बताता हूं, आंसर की फॉर्म में बताता हूं। X मोलर H2O2 सॉल्यूशन है, H2O2 इज द सॉल्यूट इन दैट सॉल्यूशन। इतना क्लियर है या नहीं? और उसकी वॉल्यूम कितनी दे रखी है हमें? 100 ml, 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 100 ml। तो x इंटू 100 क्या देगा, पहले ये बताओ, या फिर रेदर x इंटू 100 बाय 1000 क्या देगा? ये क्या बता रहा है? मोल्स ऑफ H2O2 देगा नहीं देगा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम किस व्हाट? मोल्स ऑफ H2O2, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाँ है ना बच्चों। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, वेयर वॉल्यूम इज इन लीटर, गिव्स अस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे इट इज गिविंग अस मोल्स ऑफ H2O2। अब इतने H2O2 से कितना O2 बनना चाहिए बच्चों? इक्वेशन को देख के बताओ, इतने H2O2 से कितना O2 बनना चाहिए? अगर इतनी मोल H2O2 है तो उससे O2 कितना बनेगा? हाँ, इंटू 1/2, हाँ है ना। दीज आर द मोल्स ऑफ O2। अब एक काम करते हैं, 1 मोल 24 डेसीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करता है, तो इतना मोल O2 कितना डेसीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करेगा? 1 मोल 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो इतना मोल कितना डेसीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करेगा? इंटू 24 करेंगे या नहीं करेंगे बच्चों? और ये हमें दे रखा है, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन इज ओवर। शराफत से मोल्स ऑफ H2O2 पूछने के बजाय उन्होंने कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2 या मोलैरिटी ऑफ H2O2 पूछी। क्वेश्चन का तरीका करने का जो मैंने किया है वो समझ में आया नहीं आया? हर एक बच्चे को समझ में आ गया? बताओ, एवरी किड इज क्लियर विद इट? बच्चों बताओ। गुड, नाइस, ग्रेट। एक और क्वेश्चन करते हैं, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। अनदर क्वेश्चन, Ag2CO3, इसको हीट करने में, स्ट्रॉन्ग हीट करने में, इट गिव्स Ag प्लस CO2 प्लस O। ठीक है बच्चों, हमें दे रखा है Ag2CO3 के तुमने 2.76 ग्राम
हीट करे। फाइंड मास ऑफ रेजिड्यू ऑब्टेन। फाइंड मास ऑफ रेजिड्यू ऑब्टेन। बताओ बच्चों एक्सप्रेशन क्या हो। टेल मी द एक्सप्रेशन एंड क्विकली, एकदम से बनना चाहिए। बोलो गाइस, बनाया नहीं बना एक्सप्रेशन। रेजिड्यू होगा क्या ये बता दो। सिल्वर। सिल्वर का मास पूछा है गाइस, कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। बैलेंस करना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू बैलेंस। याद लगे बैलेंसिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। गाइस हुआ है नहीं हुआ। ऑनलाइन वाले बच्चों में से कोई आंसर दो, somebody give me an आंसर। हाँ। हम्म। एटॉमिक मास ऑफ एज, दैट इज योर आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट यू आर। ये कितने बच्चों को समझ में आया? आ रहा है समझ में? मोल्स ऑफ Ag2CO3, मोल्स ऑफ Ag, मास ऑफ Ag। क्वेश्चन खत्म। समझ आया नहीं आया? मोल्स ऑफ Ag2CO3, मोल्स ऑफ Ag एंड मास ऑफ Ag। समझा नहीं समझे बच्चों? बताओ भाई बताओ, गाइस बोलो, गॉट इट और नॉट? गुड, ग्रेट।